हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और आज हम बीएसटी के क्लास 11th के बीएसटी के प्लेलिस्ट में पहले चैप्टर को हम समझेंगे। हम समझेंगे कि एक बिजनेस व्यवसाय जो होता है वो होता क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं। अगर देखा जाए तो बिजनेस को किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, उनके अलग अलग फंडामेंटल चीज़ों को हम इस पूरे क्लास 11th के बीएसटी में पढ़ने वाले हैं। और हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो है व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। बिजनेस, जिसे हम हिंदी में व्यवसाय भी कहते हैं, उसको समझने से पहले हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। और बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को, बिजनेस की आवश्यकता को समझने के लिए, व्यवसाय की आवश्यकता को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा क्रियाओं के बारे में। क्रियाएं दो तरह की होती हैं, जैसा आप सामने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। क्रियाएं दो तरह की होती हैं, एक है आर्थिक क्रिया और दूसरी होती है गैर आर्थिक क्रिया। तो गैर आर्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया में क्या अंतर होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। अर्थ, अर्थ अर्थात धन। तो जहां पे धन की क्रियाओं के बीच का अंतर जब हम देखेंगे तो ये आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं या फिर गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। तो आर्थिक क्रिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य की अपनी अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण संसाधन है वो है धन। तो इस धन के आधार पर हमने क्रियाओं को दो भाग में बांटा है। पहली क्रिया जो है वो है आर्थिक क्रिया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा जूम कर दिया। आर्थिक क्रिया। और दूसरी जो क्रिया होती है वो है गैर आर्थिक क्रिया। अगर इसके डिफरेंसेस को हम देखेंगे तो अर्थ के आधार पे आर्थिक क्रियाओं को कहा कि आर्थिक क्रियाएं जीविकोपार्जन के उद्देश्य से की जाती हैं, जबकि गैर आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं या फिर अनार्थिक क्रियाएं जो होंगी वो प्रेम, सहानुभूति और भावनाओं या फिर देशभक्ति आदि पे प्रेरित होगी या फिर उस पर आधारित होती है। यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं, आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य क्या होती है, तो इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होगा, धन कमाना होगा। लेकिन गैर आर्थिक क्रियाएं जो होती है उसका उद्देश्य धन या लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक स्नेह और भावनाओं की आत्मसंतुष्टि के लिए की जाती है। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनमें केवल धन कमाना हमारा उद्देश्य होता है और गैर आर्थिक क्रियाओं में धन कमाने का उद्देश्य नहीं होता है। ये सामाजिक स्नेह और भावनाओं पर आधारित हुआ करती है और इन कार्यों को करके जो प्राप्त होता है वो है संतुष्टि। अगर आर्थिक क्रियाओं के एग्जाम्पल को देखें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोगों का कारखानों में काम करना, एक रेस्टोरेंट में खाना बनाना या फिर एक अध्यापक द्वारा विद्यालय में पढ़ाना। लेकिन अगर हम बात करें गैर आर्थिक क्रियाओं की तो उसमें जो एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक गृहिणी द्वारा अपने परिवार के लिए खाना बनाना या फिर एक अध्यापक द्वारा घर पर अपने बच्चों को पढ़ाना। तो आर्थिक क्रियाएं तो वो हो गई जिसमें कि हमारा जो मूल मोटिव जो है, मूल उद्देश्य जो है वो है धन कमाना। और दूसरी बात है कि गैर आर्थिक में धन कमाने का उद्देश्य नहीं, ये आत्मसंतुष्टि को लेकर चलता है। ये सहानुभूति, प्रेम और भावनाओं से ओतप्रोत होता है। जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल बताया कि अगर कोई टीचर विद्यालय में पढ़ा रहा है बच्चों को, तो वो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है, क्योंकि वहाँ उन बच्चों को पढ़ाने के बाद उसे मंथली इनकम के रूप में उसे वहाँ पर पेमेंट मिलेगा। जबकि गैर आर्थिक क्रियाओं में अगर वो अपने घर पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को, जहाँ उसे पैसे नहीं लेने हैं, तो वो एक गैर आर्थिक क्रिया हो गया। घर में माँ अगर रोटी बना रही है, रोटी बनाकर बच्चों को खिला रही है, तो ये गैर आर्थिक क्रिया हो सकती है, होगी। और जब वही वो किसी रेस्टोरेंट में या फिर उनका खुद का एक रेस्टोरेंट हो और वहाँ पे लोगों को सर्व कर रही हैं, बनाकर खिला रही हैं, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे वो एक आर्थिक क्रिया के रूप में लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि व्यवसाय जो होगा ये आर्थिक क्रियाओं का ही एक पार्ट है। अगर व्यवसाय के शाब्दिक अर्थ को देखें तो स्क्रीन पे हमने लिखा है कि व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यस्त रहना। तो किस प्रकार से व्यस्त रहना, पहले इसको समझते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रिया आती है, हमने इस डेफिनेशन को अलग अलग करने की कोशिश की है। व्यवसाय के अंतर्गत वह आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय, विनिमय, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित होता है, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करके आय अथवा लाभ कमाया जा सके।
व्यस्त रहना तो है, लेकिन किन बातों पे व्यस्त रहना? तो उन आर्थिक क्रियाओं में व्यस्त रहना जिसका कार्य विक्रय, विनिमय, उत्पादन, वितरण से संबंधित होगा, ताकि लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके। इकोनॉमिक्स में अगर हम थोड़ा झांकते हैं, इकोनॉमिक्स को अगर हम देखेंगे तो हम ये समझते हैं या फिर ये जानते हैं वहां पर कि एक जो उपभोक्ता होता है अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किसी भी वस्तु का उपभोग करता है। तो व्यवसायी लोग होते क्या हैं कि वो उनका वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, वितरण करेंगे, उनका विक्रय करेंगे या विनिमय करेंगे, जिससे उनके उपभोग की आवश्यकताओं की संतुष्टि वो प्राप्त कर सके। और इससे क्या मिलेगा व्यवसायी को? तो उसे आय या फिर लाभ प्राप्त होंगे। कई बार क्या होता है कि हम एग्जाम्स फॉर्म में देखा करते हैं, जो हिंदी के एग्जाम फॉर्म होते हैं उसमें लिखा रहता है व्यवसाय। बैंक में अगर आप जाते हैं और वहां की फॉर्म को भरा करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है व्यवसाय। छात्रों के लिए व्यवसाय क्या होगा? तो छात्रों का व्यवसाय वहां पे शिक्षण प्राप्त करना, शिक्षा प्राप्त करना, ये व्यापार होगा, उनका व्यवसाय होगा, वहां पे वो शिक्षा लिखते हैं। तो प्रश्न उठता है कि वो तो कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहे जिसमें कि उत्पादन, वितरण या फिर आवश्यकता की संतुष्टि हो, लाभ कमाए जा सके। लेकिन बात है कि व्यवसाय का जो मतलब है, शाब्दिक अर्थ जो है वही है व्यस्त रहना। तो चूंकि स्टूडेंट्स शिक्षा में व्यस्त रहते हैं, जिसके चलते व्यवसाय वहां पे वो शिक्षा डाल दिया करते हैं। लेकिन अगर हम देखें व्यवसायिक अध्ययन में, तो यहाँ पर व्यवसाय की मीनिंग थोड़ी सी चेंज होगी। शाब्दिक अर्थ को छोड़ करके ये अन्य अर्थों की ओर जाएगा कि ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो वस्तु और सेवाओं के क्रय, विक्रय, उत्पादन, वितरण इत्यादि से संबंधित होती है, ताकि लोगों की जो संतुष्टि जो है, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, उनको संतुष्टि प्राप्त हो सके और इससे व्यवसायी लाभ या फिर आय कमा सके। अब हम बात करते हैं व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में। तो इसकी सबसे पहली विशेषता हमने ऊपर में बताया कि ये एक आर्थिक क्रिया होता है। एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य धन या फिर आजीविका हो, आजीविका कमाने की बात हो, जिसमें कि वो कमाई करेगा या फिर धन को अर्जित करेगा। दूसरी बात, अभी एक विशेषता हमने बताई कि ये उत्पादन और वितरण से संबंधित हुआ करता है, अर्थात इसमें वे प्रक्रियाएं, वे क्रियाएं शामिल होती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उनके वितरण से संबंधित होंगी। वस्तुएं वो होती हैं जो दिखाई दें, जिनको छू सकते हैं। जैसे अगर कोई पेन मार्केट में खरीदने गया हो तो पेन उसे दिखाई भी दे रहा है और वो छू भी सकता है, तो पेन को हम वस्तु कहेंगे। सेवाएं वो होती हैं जो ट्रांसफर तो होती हैं, रेंडरिंग तो होती है उसकी, लेकिन वो न तो दिखाई देता है और न ही वो हम उसे छू सकते हैं। हाँ, एहसास कर सकते हैं, हाँ भाई ये एक सेवा हमें प्रदान की गई। जैसे डॉक्टर्स जब अपनी सेवा दिया करते हैं तो हम कहते हैं कि डॉक्टर सेवा प्रदान कर रहा है, हालांकि उसने जो कार्य किया वो न तो दिख रहा है, न हम उसे छू सकते हैं, लेकिन इस बात की अनुभूति हो सकती है कि उसने कुछ न कुछ तो किया है वहां पर। अगर व्यवसाय की तीसरी विशेषता को हम लेते हैं तो ये इसमें वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन भी होता है। लेन देन का मतलब इंग्लिश में इसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। आप जब अकाउंट्स को पढ़ा करते हैं तो वहाँ एक वर्ड आता है ट्रांजैक्शन, और उसकी हिंदी होती है लेन देन। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया अकाउंट्स के क्लासेस में, तो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन होगा। इसमें कोई बंदा वस्तुओं को उत्पादित कर रहा होता है या फिर उसका निर्माण कर रहा होता है, और कोई बंदा या वो खुद उस चीज को ला करके मार्केट में, यानी कि एक बाजार में, एक ऐसी जगह होती है बाजार जहाँ पे वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय या लेन देन होता है, वहां पे ला करके आसानी से उसे बेच सकता है। तो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है मैंने कि व्यवसाय के लिए वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन अति आवश्यक है। जिन वस्तुओं का निर्माण किया गया है अथवा वे क्रय करके प्राप्त की गई हैं, उन्हें बेचना व्यवसाय का सार है। व्यवसाय के सार से मतलब क्या है? तो व्यवसाय के सार का मतलब होता है व्यवसाय का सारांश, व्हाट इज द समरी ऑफ द बिजनेस। तो क्रक्स में यही होता है कि यहाँ हम वस्तुओं और सेवाओं का सिर्फ लेन देन ही करते हैं और बिजनेस इसलिए खोला जाता है। अब अगली बात यह है कि लेन देन तो हो, लेकिन इनकी रेगुलरिटी फिक्स होनी चाहिए, वो नियमित होना चाहिए। एक बार किया और फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब नियमित लेन देन होगा तभी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छे से रन कर सकता है, काफी अच्छे से परफॉर्मेंस में आ सकता है। तो नियमित लेन देन के लिए लिखा गया है कि व्यवसाय में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय नियमित, यहाँ पे मिसप्रिंट है, नियमित या बार बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है, यदि ऐसा नहीं है तो व्यवसाय नहीं कहलाता।
आप किसी को कोई सामान जा कर के बेचते हैं और बेचने के बाद फिर आप उसको दोबारा वो नहीं बेचते हैं, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन नहीं है। जैसे किसी के घर में अखबार खरीदा जा रहा हो और वो जो न्यूज़पेपर का जो बंडल है, जब वो बच जाता है स्क्रैप में, तो क्या करते हैं, उसे कहीं ना कहीं हम लोग बेच देते हैं। ये काम बार बार नहीं हो रहा है, इस कारण से ये हम नहीं कहेंगे कि ये हमारा बिजनेस है कि न्यूज़पेपर को लिया, खरीदा, उसका स्क्रैप फिर बेच दे रहे हैं। ये कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो काम रेगुलरिटी पे नहीं होगा, नियमित रूप से नहीं होगा। लेकिन हम जब भी किसी बिजनेस की बात करते हैं, तो वो बिजनेसमैन कहीं ना कहीं से होलसेलर से वो परचेज करके लेके आता है और रेगुलर इंटरवल पे या फिर वो डेली उसको बेचता है। किसी ग्रोसरी शॉप का एग्जांपल लें, एक किराने की दुकान की हम बात अगर करते हो, तो वहाँ जो भी चीज़ें एफएमसीजी में रखी गई हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के नाम पर, या चावल दाल, ये सारी चीज़ें वो डेली बेच रहा होता है। तो जो लेन देन हमारी हो वो डेली होनी चाहिए, हमारी रेगुलरिटी उसकी फिक्स होनी चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। और जो मुख्य बात है किसी भी व्यवसाय का, वो है लाभ कमाना। जब भी व्यवसाय के उद्देश्यों की बात करते हैं, तो वह सबसे जो प्राइमरीली आता है, यानी प्राथमिक उद्देश्य जो आता है, वो है लाभ कमाना। तो ये विशेषताओं में भी सम्मिलित किया जाएगा। लाभ कमाना व्यवसाय का परम उद्देश्य होता है। किसी भी व्यवसाय का कायम रहना उसकी लाभ कमाने की योग्यता पर निर्भर करता है। अगर मान लिया जाए कि कोई एक पार्टिकुलर बिजनेस है, उसको कंटिन्यू लॉस हो रहा है पिछले 2 सालों से, सिंपल सी बात है कि आगे वो शायद एग्जिस्ट नहीं कर पाए, उस दुकानदार को उस बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रॉपरली लाभ कमा रहा है और कंटिन्यू लाभ कमाने के बाद वो बिजनेस के और भी एक्सपेंशन की बात, उसके फैलाने की, उसके बढ़ाने की बात अगर कर रहा होता हो, तो विक्रय की मात्रा को बढ़ा करके या फिर लागत को कम करके वो अधिकतम लाभ कमाएगा और आगे बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएगा। व्यवसाय की जो अगली विशेषता होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है क्या, कि कोई भी चीज बिजनेस में फिक्स नहीं है। कभी प्रॉफिट हो सकता है और अगले ही पल हमें लॉस भी हो सकता है। वर्तमान परिदृश्य कोरोना का चल रहा है, इसमें क्या है कि मार्केट लगभग सारे अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई जानता भी नहीं था कि ऐसी अनसर्टेनिटी आ सकती है कभी भी, जिसमें कि पूरी अर्थव्यवस्था हमारी ठप पड़ गई है और हम काफी सुस्त रूप में चल रहे हैं। यही बात हम समझ सकते हैं जोखिम के तत्व से। जोखिम का मतलब इंग्लिश में इसे रिस्क कहते हैं। ये अनिश्चितता का ही तत्व होता है। अनसर्टेनिटी, जोखिम यानी रिस्क जो होता है, वो अनसर्टेनिटी का ही एक एलिमेंट होता है। जोखिम में कई बार हड़ताल हो गया, आग लग गई, चोरी हो गया, या फिर उपभोक्ताओं की रुचि में बदलाव हो गया। जैसे अगर हम बात करें गर्मी के दिनों में, तो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे ठंड आती है तो मैक्सिमम जो यूज़र होते हैं, उसके जो कंज्यूमर होते हैं उस पार्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक के, वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते हैं। ठंड के दिनों में वो कम यूज करना पसंद करते हैं। गर्मी के दिनों में आइसक्रीम्स लोग ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ठंड के दिनों में वो उसे यूज नहीं करते हैं। तो क्या हुआ कि उपभोक्ताओं की रुचि में मौसम के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो गया। तो मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के अनुरूप जब उसमें परिवर्तन हो गया, तो ये एक बिजनेस के लिए रिस्क ही तो है। विशेषताओं के बाद हम समझेंगे अब आर्थिक क्रियाओं के बारे में। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाओं को 3 भाग में बांटा गया है: व्यवसाय, पेशा, व्यापार। यहाँ व्यापार होना चाहिए था, मिसप्रिंट है। तो व्यापार, अब अगर हम देखें तो व्यवसाय में सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होगा और केवल धन कमाने के उद्देश्य से। पेशा जो होता है, इसमें किसी विशिष्ट ज्ञान की रिक्वायरमेंट होती है। अब मेडिकल, डॉक्टर की बात करें तो हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता है अगर उसने डॉक्टरी नहीं पढ़ी हो। तो यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान उसका काम करता है, जिसमें कि वो अपने समाज को सेवाएं भी प्रदान करता है और बदले में पेशेवर फीस के रूप में वो कुछ न कुछ लिया करता है। जैसे कि मेडिकल वाले हो गए, कानूनी जितने भी लॉयर, बैरिस्टर्स होते हैं, जज होते हैं, ये सारे सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। शिक्षक वगैरह जितने भी हैं, ये सारे अपने अपने पेशे में, इनका चूंकि इन्हें पेशा हम कहते हैं, और ये पेशेवर फी लेकर के और अपनी सेवाएं दिया करते हैं। जहाँ तक हम व्यापार की बात करें, यहाँ व्यापार नहीं बल्कि रोजगार होना चाहिए था। सॉरी, यहाँ व्यवसाय नहीं बल्कि रोजगार होना चाहिए था, ये मिसप्रिंट है। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरों से काम करवाता है और बदले में उसे मजदूरी, वेतन या पारिश्रमिक देता है। जैसे श्रमिक, लेबर्स, या कोई
सेल्समैन हो गया या फिर कोई मैनेजर हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं कि हालांकि मैनेजमेंट जो है वो पेशा में जाता है, लेकिन कई बार सुपरवाइजर टाइप के जितने भी मैनेजर्स लिया करते हैं तो उनको हम रिक्रूट करते हैं, उनको हम रोजगार देते हैं। तो आर्थिक क्रिया हमारे पास 3 तरह की होंगी, एक व्यवसाय या व्यापार, दूसरा होता है पेशा और तीसरा होगा रोजगार। अगर हम तीनों में डिफरेंसेस को देखें कि व्यवसाय में, पेशा में या रोजगार में क्या डिफरेंस होता है, हालांकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। तो अगर हम इनकी तुलना को देखें या फिर इसके अंतर को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम अलग अलग बेस पे, अलग अलग आधार पे हम इसे देखेंगे। अगर प्रारंभ की बात करें कि बिजनेस कैसे प्रारंभ होता है, कैसे इसकी स्टार्टिंग होती है, तो पहली बात तो यह है कि बिजनेस बिजनेस जो होगा वो डिसीजन के द्वारा होगा, निर्णय के द्वारा या फिर कानूनी कार्यवाही के द्वारा पूरी होती है। अगर कोई एक बंदा चाहता है कि मैं फलाने बिजनेस को एस्टेब्लिश करूं, कोई गिफ्ट स्टोर उसका मैं कॉन्सेप्ट लूं या फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का मैं दुकान लगाऊं, तो ऐसी स्थिति में उसके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा और फिर अगली जो प्रक्रिया होगी वो उसके लिए लाइसेंस ले लेगा। जिन जिन बिजनेस में लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसमें लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी होगा। जैसे पटाखों के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, शराब के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, मेडिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे कई सारे फील्ड हैं जिसमें कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो बिजनेस वो होता है जिसमें कि निर्णय के द्वारा या फिर कानूनी कार्यवाही के द्वारा इसे शुरू किया जाता है, लेकिन पेशा में एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उनसे एक सर्टिफिकेट लेकर के ही पेशे में आप आ सकते हैं। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हो तो एमबीए का सर्टिफिकेट, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो मेडिकल के सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आईसीएआई का सर्टिफिकेट चाहिए। और जहाँ तक रोजगार की बात करते हैं तो इसमें केवल नियुक्ति पत्र से अपने कार्य को प्रारंभ करना पड़ता है। जैसे पुलिस में जो बहाली होती है, आर्मी में जो बहाली होती है, इन्हें रोजगार कह सकते हैं। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो कार्य की प्रकृति को देखेंगे। व्यवसाय में वस्तु सेवा का लेन देन होता है, पेशा विशिष्ट सेवाओं को प्रदान करता है और रोजगार में मालिक ने जो काम सौंपा हुआ है वो वहां पे फुलफिल करना पड़ता है। आधार की बात कर लेते योग्यता। तो योग्यता में व्यवसाय के लिए किसी भी औपचारिक फॉर्मल, किसी भी यानी कि कोई बीए करके ही और बिजनेस चलाएगा या कोई कॉमर्स पढ़ के ही बिजनेस को चलाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पेशे में औपचारिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आईसीआई के स्टडी को करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करने के लिए आपको एमबीए पढ़ना पड़ेगा, लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी करना पड़ेगा। तो ऐसे कई तरह के अलग अलग जो विंग्स हैं उनमें हमें विशेष औपचारिक योग्यता की रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर होती है। रोजगार में मालिक ने जो योग्यताएं या फिर अयोग्यताएं देखी है उसके अकॉर्डिंग उसका निर्धारण होता है। अगर हम अगले आधार की ओर बढ़ते हैं, लाभ या पारिश्रमिक, तो बिजनेस में लाभ प्राप्त होता है, पेशा में पेशेवर फी प्राप्त होता है और रोजगार में उसे या तो मजदूरी या फिर वेतन प्राप्त होगा। पूंजी निवेश की रिक्वायरमेंट की देखें बात तो केवल बिजनेस में, व्यवसाय में पूंजी लगाने की रिक्वायरमेंट है। पैसे की बात करें तो पैसे में पूंजी निवेश वहां पर होता है, खासकर वहां जहां की आपको एक ऑफिस की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए वहां पूंजी लगानी पड़ती है। रोजगार में किसी प्रकार की पूंजी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जोखिम तत्व को लेंगे तो व्यवसाय में ज्यादा होता है जबकि पेशे में कम और रोजगार में तो होता ही नहीं है। आचार संहिता पर अगर बात करें तो व्यवसाय के लिए कोई आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं चाहिए होता है। पेशे में कोड ऑफ कंडक्ट से ही बात होती है, आचार संहिता का पालन करना यहाँ काफी जरूरी होता है। और रोजगार की बात करें तो स्वामी ने, यानी कि जिसके यहाँ आप एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने जो नियम बनाए हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम हित के हस्तांतरण की बात करते हैं, हित के हस्तांतरण का मतलब होता है कि आप अपनी ड्यूटी, अपने राइट्स, अपने ऑब्लिगेशंस को आपने किसी और को ट्रांसफर कर दिया। तो बिजनेस में कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आप अपने बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। पेशे में अगर कोई डॉक्टर बन गया तो वो अपने सर्टिफिकेट को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता और रोजगार में भी ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए नियुक्त किया गया है तो वो काम आप ही फुलफिल करेंगे, दूसरा कोई नहीं करने वाला है। अब हम बात करेंगे व्यवसायिक उद्देश्य के बारे में। हमने पहले भी देखा कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन अगर देखा जाए तो हम किसी भी बिजनेस के, व्यवसाय के उद्देश्यों को, उनका जो मोटिव है, हम
उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है वो आर्थिक उद्देश्य उनके ऑब्जेक्टिव में, और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है सामाजिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में सबसे पहले हम समझेंगे लाभ कमाने को। यह आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ग्राहकों का सृजन, नव प्रवर्तन, साधनों का अनुकूलतम उपयोग, उत्पादकता में सुधार। सामाजिक उद्देश्य को देखेंगे तो उचित दाम पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना, उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना, रोजगार के अवसर प्रदान करना, कर्मचारी कल्याण और समाज के विकास में योगदान। आइए इन उद्देश्यों को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला उद्देश्य जो हमारे पास है वो है आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य में बिजनेस के कुछ अपने आर्थिक उद्देश्य होते हैं। आर्थिक के बारे में मैंने बताया था कि धन कमाने का मुख्य रूप से होगा, और इसमें पहला जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना ही है। पहला उद्देश्य है लाभ कमाना। लाभ कमाने का मतलब होता है कि व्यय पर आय का आधिक्य। मतलब अगर आपके एक्सपेंसेस कम हैं और आपके इनकम ज़्यादा हो जाते हैं तो इस चीज़ को हम इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस, या फिर हिंदी में कहेंगे आधिक्य, और इसी आधिक्य को हम कहते हैं लाभ। तो जो बिजनेस है, बिजनेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा लाभ कमाना। इसमें केवल व्यवसाय के जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसका विकास और विस्तार के लिए भी ये बहुत जरूरी है लाभ कमाना। आप जब लाभ कमाते होते हैं तो आपके दिमाग में बात बनती है कि कुछ और पैसे लगा करके हम एक और नया कॉन्सेप्ट बिजनेस में लगा सकते हैं। तो लाभ जब कमाते हैं तो बिजनेस में सिर्फ उसको उत्तरजीविता के लिए या फिर लंबे समय तक वो चलता रहे, यही केवल मोटिव नहीं होता है, बल्कि वहां पे उसके विस्तार और विकास की भी बात सध जाती है। दूसरी बात है ग्राहकों का सृजन। तो ग्राहकों का सृजन का मतलब होता है क्या कि आपने अपने एक ग्राहक की सर्किल बना रखी है, कस्टमर की आपकी सर्किल बनी हुई है, और आप जब अच्छी सेवाओं को प्रदान करेंगे, अच्छी वस्तुओं को देंगे जिससे कि ग्राहक में संतुष्टि आएगी, तो ग्राहक खुद ब खुद किसी न किसी और को मोटिवेट करेगा आपके यहाँ से सामान को लेने के लिए या फिर आपकी सेवाओं को लेने के लिए। तो व्यवसाय का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्राहकों को किस प्रकार से हम सृजन करें या फिर ग्राहकों को किस प्रकार से अपनी ओर अट्रैक्ट करें। और बिजनेस तभी जीवित रह सकता है जब वह उचित वस्तु और सेवाओं को प्रदान करके उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। अगली बात है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन से मतलब होता है कुछ न कुछ नया करते रहना, कुछ अलग तरीके से। आप पहले मार्केट का रिसर्च करेंगे, मार्केट का रिसर्च करने के बाद लोगों की क्या डिमांड है, उन डिमांड्स को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, क्योंकि आज का जो प्रेजेंट सिनारियो है ये कंपटीशन से भरा हुआ है। अगर पानी पूरी का भी कोई ठेला केवल लगा रहा हो तो उसने क्वालिटी अच्छी अगर नहीं दी हो, उसने कुछ नया कॉन्सेप्ट उसमें नहीं डाला हो, तो उसके ठेले पर काफी कम लोग जाएंगे। तो नव प्रवर्तन से यहाँ पे लिखा कि इससे अभिप्राय कुछ नया करने से है, जैसे नए उत्पाद का निर्माण, पुराने उत्पाद के उपयोग के नए तरीके बनाना, उत्पादन और विपणन के तरीकों में सुधार करना, या फिर नए बाजार की खोज करना। अगली बात है साधनों का अनुकूलतम उपयोग। साधनों के अनुकूलतम उपयोग से मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, हम उन सारी चीजों का सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कोई भी उसके वेस्टेज नहीं हो रहे हैं। चाहे वो मशीन हो, मनुष्य हो, या कोई सामग्री की बात हो, ये जितनी भी चीजें होती है जिनको हम प्रयोग करते हैं ये दुर्लभ साधन माने जाते हैं। प्रत्येक व्यवसाय में यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग करे। आर्थिक उद्देश्य में 5वें नंबर पे है उत्पादकता में सुधार। अगर आप अपनी उत्पादकता को सुधार कर लेते हैं या फिर आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो इसके लिए हालांकि अलग अलग स्रोत या फिर साधन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है तो बिजनेस आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक पाता है। अब हम बात करेंगे सामाजिक उद्देश्य। तो जिस प्रकार से कि वस्तु और सेवाओं को सही ढंग से बेचकर लाभ कमाने का उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य में आता है, तो सही वस्तु और सेवाओं को देना सामाजिक उद्देश्य में आता है। नंबर 1 पे लिखा हुआ है उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना, यानी कि व्यवसाय का प्रथम सामाजिक उद्देश्य में आता है कि उच्च किस्म की वस्तुएं, उच्च दाम न हो उसका, उचित दाम हो, लेकिन उच्च किस्म की वस्तुएं होनी चाहिए, वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी है और पर्याप्त मात्रा में आपके पास अवेलेबल है तो कस्टमर्स की भीड़ आपके यहाँ आएगी। दूसरी बात है कि उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना।
उचित व्यापारिक कार्यवाही का मतलब होता है जैसे जमाखोरी होती है या फिर काला बाजारी होती है, तो इससे बचना चाहिए। हमें उन व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना चाहिए जो कि लीगल है, ताकि हम उस बिजनेस को आगे भी अच्छे से रन कर सकें। तीसरी बात होती है समाज के लिए हम रोजगार के अवसर को प्रदान करेंगे, यानी कि नए रोजगार हम देंगे, नए अवसर देंगे लोगों को कि भाई हमारे बिजनेस में आओ। और स्टाफ में कई तरह के पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट के ऊपर हम वहाँ पे लोगों की भर्ती कर लेंगे, जिससे क्या होगा कि ये हमारी क्रियाओं का विस्तार होगा और हमारे व्यवसाय का भी विस्तार होगा। फिर कहा कि कर्मचारी कल्याण, तो कर्मचारी कल्याण के लिए कुछ अच्छी दशाओं को देना, जैसे कैंटीन की सुविधा हो गई, आवास हो गया, परिवहन हो गया, चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, तो इन सब का भी प्रबंध कराना ये हमारे सामाजिक उद्देश्य में आता है। अगली बात है समाज के विकास में योगदान। समाज, चूंकि व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है, वहीं पे वो बढ़ता है, उसकी विकास होती है। यहाँ लिखा भी है मैंने कि व्यवसाय जिस समाज में जन्म लेता है और फलता फूलता है, उसके विकास में उसे निश्चित रूप से कुछ योगदान देना चाहिए। अब कैसे दें? तो पुस्तकालय के रूप में दे सकते हैं, चिकित्सालय के रूप में हम डिस्पेंसरी या फिर मेडिकल सेंटर्स या फिर हम हॉस्पिटल खोल सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान उसको भी स्थापित करके और अब वो लोगों के उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं, और साथ ही अपने व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य की भी पूर्ति हो जाती है। हालांकि इस चैप्टर में और भी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो को लंबा करना या उसको बढ़ाकर दिखाना ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो हम इस पूरे चैप्टर को 2 भाग में पढ़ेंगे, ताकि हमें बर्डन भी कम लगे और ज़्यादा भी वो लंबा ना जाए हमारा चैप्टर। तो आज इस एपिसोड में यहीं तक, बाकी करते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।